आईपीएल शुरू होने से पहले खिलाड़ी अक्सर बिकते हैं और वो बिकते हैं बहुत बड़े बड़े प्राइजेस में। जैसे आप देखोगे जो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, उनको लगभग 25 करोड़ में यहाँ पे खरीदा गया। उसी तरह से पैट कमिंस, यहाँ पर इनको 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने पैसे, 25 करोड़ 20 करोड़। जी हाँ, बिल्कुल। अब एक चीज ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यार अभी तक हम आईएमएफ वगैरह से लोन ले रहे थे, अब क्यों ना मिचेल स्टार्क से या फिर पैट कमिंस से ही लोन ले लें, क्योंकि उनकी जीडीपी या उनकी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आई थिंक इतने पैसे ये काफी मददगार हो सकते हैं। चलिए मजाक को साइड करते हैं, बट आप नोटिस कीजिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर सस्पेंशन का दौर जारी है। 49 और एमपीज को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज के समय अगर आप नोटिस करोगे ना, तो टोटल इस सेशन के अंदर 141 एमपीज यहाँ पे सस्पेंड हो चुके हैं। और सिर्फ अब लगभग 44 जो एमपीज हैं इंडिया ब्लॉक के, जो कि ऑपोजिशन ब्लॉक है, उसके लोअर हाउस में बचे हुए हैं। बाकी सारे के सारे यहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो एक तरह से जो मैंने कल भी बात कर रहा था कि बहुत तेजी से बिल्स पे बिल्स पास हो रहे हैं, वो सिलसिला अभी भी जारी है। और जो एक डिस्कशन डिबेट होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, कहीं ना कहीं वो अभी भी मिसिंग हमें देखने को मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 20 दिसंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एआई टूल भाषणी को लेकर। देखो प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली एक स्पीच दी थी ना वाराणसी के अंदर, जो हमने कल डिस्कस भी किया था। उसके अंदर उन्होंने एआई टूल भाषणी का यूज किया था। ये भाषणी क्या है? देखो, यहाँ पर यूज होती है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी मदद से यहाँ पर क्या करता है, चीजें ट्रांसलेट करता है। कहने का मीनिंग क्या, कि मान लो जैसे आप लोगों से बात कर रहे हो, आप अपनी भाषा में बोलते रहो जो भी आपको बोलना आता है। जैसे मैं आपको लेट्स से मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को यार हिंदी ना आती हो, आपको मराठी, आपको ठीक है ना, उर्दू, आपको कन्नड़, इस तरह से अलग अलग भाषाएं आती हो, राइट। तो अपने आप से ये एआई टूल क्या करेगा, ये उस तरह से उसको कम्युनिकेट कर देगा। यानी कि अगर आप किसी दूसरी भाषा में बात करते हो, दूसरी भाषा के स्पीकर हो ना, तो वो हिंदी को उस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये है एआई टूल भाषणी। ये इंडिया के द्वारा ही हमें देखने को मिल जाता है। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप नोटिस करो ना, इंडिया में 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 122 मेजर लैंग्वेजेस हैं, और लगभग 1600 के करीब करीब आपकी अदर लैंग्वेजेस आपकी सेंसस के हिसाब से देखने को मिल जाती हैं। तो जब इतना सारा इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो लोगों तक कैटर करने के लिए ये भाषणी टूल बहुत हेल्प कर सकता है। इवन जैसे बहुत सारे लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल आप गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब यूज़ करते हो, तो अगर वो सारी चीज़ें भी सिर्फ हिंदी, इंग्लिश करके ना बाकी और लैंग्वेजेस में भी आएँ, तो लोगों तक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज़ पहुँच पाएँगी, और भी बहुत सारी इस तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज़ पहुँच पाएँगी, और फाइनेंशियल इंक्लूजन हम प्रमोट कर पाएँगे। उसके अलावा आने वाले समय के अंदर हम जैसे इंटरनेट की वेबसाइट्स देखते हैं, ठीक है ना? अब आजकल तो वेबसाइट कई भाषा में आ चुकी हैं, पर बहुत सारी इंडिया में तो लैंग्वेजेस है ना, उन सभी के अंदर भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसके एआई टूल भाषणी के यूजेस हम देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर के अंदर भी। तो यहाँ पर एक ना इस पर्टिकुलर के अंदर ही एआई टूल भाषणी के अंदर ही एक सेक्शन है जिसका नाम है भाषा दान। दान मतलब कुछ हेल्प वगैरह करते हो, जैसे आप उसको दान बोलते हैं। तो यहाँ पर ना बोला गया है कि आप लोग सब, जैसे मैं, आप लोग सब साथ में आए और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट? जैसे फॉर एग्जांपल आप समझो, अब यहाँ पर ना कंटेंट होना चाहिए ना उसके पास, तभी तो वो कन्वर्ट कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इनका प्रोग्राम है सुनो इंडिया। आपको पता क्या करना है? आपको ऑडियो कंटेंट को टाइप करना है, या फिर किसी, अगर और किसी ने ऑडियो वगैरह बना रखी है, उसको वैलिडेट करना है कि सामने वाले बंदे ने जो एक्चुअली डेटा दिया है, क्या वो सही है या नहीं है। बेसिकली आप समझो, मशीन ने काम करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ उसके पास इनपुट्स भी तो होने चाहिए, और उन इनपुट्स को वैलिडेट भी करना है कि इनपुट सही है या नहीं है। तो सुनो इंडिया वहाँ हेल्प करेगा। बोलो इंडिया, आप अपनी वॉइस को डोनेट कीजिए, ठीक है ना, आप अपने सेंटेंस को रिकॉर्ड कीजिए एंड बताइए कि अच्छा यार, हिंदी का ये कन्वर्जन इस तरह से इसके अंदर मराठी के अंदर होता है। लिखो इंडिया, देखो इंडिया। तो बेसिकली ना डेटा कंट्रीब्यूट करने की यहाँ पे बात हो रही है, कि आप डेटा इसके अंदर फीड कीजिए, अपने सही इनपुट्स दीजिए, और उन इनपुट्स को वैलिडेट कीजिए। ये है भाषादान सेक्शन। आई होप आपको एआई टूल भाषणी समझ आ गया होगा। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। हमारा जो आरपीपी यानी कि रिग्रेस प्लेन्स प्रोग्राम 2024 है, वो स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से। अब ये जो पर्टिकुलर कोर्स है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को बहुत रिगरसली प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं, तो सुबह 7 बजे आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जहां पर रोज आप 40 क्वेश्चन जीएस के प्रैक्टिस करोगे, एंड उसके जस्ट बाद आप 20 क्वेश्चन सीसैट के प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर ना आपकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस हो रही है। डेली बेसिस पे आप अपने आप को और बेहतर करते जा रहे हो। फिर आपका उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा, ताकि आपको पता लगता रहे आपने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है एंड कहाँ पर कमी रह रही है। साथ ही साथ
प्रीलिम्स वाला उड़ान बुकलेट्स आपकी इनकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, आपको सीसेट का पूरा मॉड्यूल मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड उनका डिस्कशन भी कॉरेस्पॉन्डिंगली हो जाएगा। एंड अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको सृजन यानी कि कंप्लीट मेंस गाइडेंस प्रोग्राम का एक्सेस बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो प्रोग्राम है पटेल नगर, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना सब जगह अवेलेबल है। तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे कमेंट्स के अंदर मैंने इसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाके इस पर्टिकुलर लिंक से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज जलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। सर ये क्या है? पहली बात तो ये समझो कि ये हमारा पड़ोसी देश है, कौन? भूटान। ठीक है। अब भूटान क्या कोशिश कर रहा है? भूटान कोशिश कर रहा है एक इंटरनेशनल सिटी बनाने की। ठीक है। कैसे बनाएगा? यहां पर ना इस इंटरनेशनल सिटी का लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो साउथ एशिया है ना उसकी कनेक्टिविटी आगे साउथ ईस्ट एशिया तक यहाँ पे हम करवाएंगे। इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ यहाँ पे कनेक्टिविटी करवाएंगे। तो इस तरह से ना यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जलेफू नाम से बनेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर जो चीजें करी गई है ना, इनमें ध्यान पता क्या रखा गया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो ठीक है, डेवलप करो इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का कंपोनेंट भी रहे। वहां पर जो इन्वायरमेंट के ऊपर खास फोकस है ना भूटान का, वो एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस भी बना रहे हैं। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होंगे, क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होगी और वहाँ का जो यूथ है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग इस तरह से स्किल होता रहेगा। तो ये यहाँ पर फोकस है। साथ ही साथ यहाँ पे भूटान ने ये भी बोला है कि जो अलग अलग कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात कर लो, तो इंडिया से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से भी और गवर्नमेंट सेक्टर से भी यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली एक बहुत अच्छी सिटी यहाँ पे बनाई जाएगी, इंटरनेशनल सिटी, जहां पर बिल्कुल जीरो एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। एंड आपकी जो सिटी होगी वो टूरिज्म को मीट करेगी, पर कैसे टूरिज्म? आपका सस्टेनेबल टूरिज्म, ये यहाँ पर फोकस है। साथ में ही भूटान का जो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा रहा है एंड एक तरह से यहाँ पर ट्रेड कैसे बढ़ा पाएं और साथ ही साथ आपका जो नोटिस कीजिएगा आप स्किलिंग कैसे कर पाएं ताकि एक ओवरऑल इकोनॉमिक हब बन पाए, ये पूरा यहाँ पे फोकस है। बाकी देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंड करता है भूटान, तो इस वजह से जो चीज़ें बनेंगी ना बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगी, लोगों के लिए यहाँ पे फोकस किया गया है, एक माइंडफुल सिटी यहाँ पे बनाई जाएगी और कनेक्टिविटी इस तरह से अलग अलग देशों के साथ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ना, असम तो हो ही गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, तो साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है अंडर दिस जिलेफो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। बाकी आप जानते ही होंगे, ठीक है, जब इंडिया से आप भूटान की तरफ जाते हो ना, तो एक तो जिलेफू के थ्रू आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप साथ में देखो, यहाँ पर आपको सामद्रुप जो खाड़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये कनेक्ट करता है भूटान के साथ। और यहाँ पे आपका जो फ्युत्सोलिंग है ये वेस्ट में यहाँ पे इसको कनेक्ट करता है भूटान के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडिया भूटान रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज लोकसभा पास द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। देखो ये एक्चुअली 2-3 दिन पुरानी चीज है, पर एक्चुअली इसको डिस्कस करना हम मिस कर गए थे, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करना, हो क्या रहा है ना, पोस्ट ऑफिस का ना हमारे पास एक एक्ट था 1898, हाँ सही सुना बिल्कुल, अब चल रहा है 2023। तो दरअसल में ना 125 साल से पुराना ये बिल है। अब उस बिल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि ब्रिटिश टाइम्स के ऊपर थी, उनको हटाने के लिए और साथ ही साथ हम पोस्ट सर्विसेज को कैसे नया कर सकते हैं ताकि ना हम एक तरह से जो सारी सर्विसेज हैं उनको बेहतर ढंग से कर पाएं, ये यहाँ पर फोकस है। पहली बात तो आप ये समझो, जो पोस्टल सर्विस है हमारी यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आती हैं। और साथ में ही जो चेंजेस करे गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहले यहाँ पर ना 1898 के जो एक्ट था उसके हिसाब से जो लेटर्स को कोई सेंड कर सकता था या फिर जो लेटर्स को कन्वे करने की प्रिविलेज थी वो किसके पास थी? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब तो ऐसा कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी प्रिविलेज नहीं है, जो भी सर्विसेज होंगी वो सब लोग यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज दे पाएंगे। ऑल दो जब हमारे यहाँ पे कुरियर सर्विस वगैरह चलती हैं वो ऑलरेडी ये काम कर भी रही हैं, पर 1898 के अंदर ऐसा लिखा गया था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर्स है। पर अब ऐसी कोई पावर्स यहाँ पे 2023 वाले बिल के अंदर यहाँ पे नहीं मेंशन करी गई। ठीक है, एक तो ये हो गया, सर्विसेज जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं वो अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाएगा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर जो सबसे मेजर मुद्दा है ना, वो सबसे मेजर मुद्दा ये वाला है जिस वजह से ये जो बिल है ना अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। सर ऐसा क्या लिख दिया इस बिल के अंदर? देखो इस बिल के अंदर लिख दिया गया है कि अगर इंडिया पोस्ट को कुछ लगता है, क्या लगता है, अगर उनको लगता है कि हाँ यार
कुछ गड़बड़ है, तो उस केस में मान लो आपका कोई आर्टिकल था जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो आपके इस आर्टिकल को खोला जा सकता है, देखा जा सकता है कि उस आर्टिकल के अंदर है क्या, किन ग्राउंड्स के ऊपर। अगर उनको लगती है इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर, इन सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए उनको लगता है ना कि आपके आर्टिकल को खोल के उसको रोका जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, तो ये बिल्कुल अलाउड कर दिया गया है, यानी कि इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स ये अलाउड कर दिया गया है। अब इससे ना जो ऑपोजिशन बोल रही है वो ये बोल रही है कि आप सामने वाले की फंडामेंटल जो राइट है, फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट जो हमारा प्रिवेसी का है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स आप यहाँ पे ब्रीच कर रहे हो यहाँ पे इस तरह से। और ऊपर से अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, मतलब कि जो ऑफिसर्स हैं आपने मान लो जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने इंटरसेप्शन कर दिया, पर कुछ उस इंटरसेप्शन से निकला नहीं, कुछ और कुछ चीज नहीं हुई, कोई भी रैंडम पर्सन इसको आके खोले जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट कुछ यहाँ पे पेनल्टी वगैरह लगनी चाहिए। कुछ ऑफेंस उसने क्रिएट किया कि रैंडमली हर आर्टिकल को खोल के देखे जा रहा है, तो यहाँ पर भैया इस बिल के अंदर कोई भी पेनल्टी, कोई भी ऑफेंस के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या इंप्लीकेशन होगा आप खुद सोचो। अगर आपका कोई भी पोस्ट जाए और यहाँ पे हमारे जो पोस्ट मास्टर साहब हैं या जो भी है पर्सन है, वो हर पर्टिकुलर आर्टिकल को खोल खोल के देखते रहे, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो कल को कुछ भी हो जाए उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, ऐसा इस बिल के अंदर है। कोई भी पेनल्टी नहीं मेंशन करी गई है। तो ये बहुत मेजर कंसर्न यहाँ पे आपको बता दिए गए हैं। कुछ मतलब पोस्टल सर्विसेज के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ लैप्स हो जाता है, तो उसके लिए कुछ लाइबिलिटी बनेगी ना पोस्टल सर्विसेज की। द आंसर इज नो, नहीं बनेगी। इंडिया पोस्ट यहाँ पे लाइबल नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको ड्रैकोनियन लॉ भी बोल रहे हैं कि आप इतने सारे बदलाव कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपने साइड कर दिया, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को आपने साइड कर दिया। तो जो और जो चीजें ना, जैसे इमरजेंसी, अब इमरजेंसी वर्ड कोई डिफाइन थोड़ी होता है यार, कि इमरजेंसी आपने बोल दिया कि हमने इंटरसेप्ट कर दिया। अब इमरजेंसी तो बहुत बड़ा वर्ड है, कोई भी पर्सन बोल देगा कि मैंने, मुझे लगा कि इमरजेंसी के लिए इसको खोलना जरूरी है, तो उसने खोल दिया। तो ये कुछ इश्यूज हैं, पहले भी थे इस तरह की चीजें, पर इसको काफी बढ़ा दिया गया है यहाँ पे। ये कुछ कंसर्न्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर इनको लगता है कि हाँ कुछ आइटम में गड़बड़ है, तो उसको कस्टम अथॉरिटी के पास दिया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज है, उनको पहली बार यहाँ पे रेगुलेट किया गया है। तो ये वाली लाइन भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को इस बिल के अंतर्गत पहली बार रेगुलेट किया गया है। द आंसर इज यस, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ कुछ भी लाइबिलिटी आपकी, आपका, आपके जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे थे या आपने कुछ सामान भेजा था एक जगह से दूसरी जगह, उसके अंदर कुछ लॉस हो गया, कुछ मिस डिलीवरी हो गया, कुछ डिले हो गया, डैमेज हो गया, तो इसकी लाइबिलिटी किसी की बनती है? द आंसर इज नो। इस बिल ने लाइबिलिटी को खत्म कर दिया है, ठीक है ना। अगर कोई गवर्नमेंट रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, सिर्फ तभी लाइबिलिटी होगी, अदरवाइज यहाँ पर दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ लाइबिलिटीज। अब ये देखो पास तो हो चुका है लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, पर बहुत सारे इश्यूज थे यहाँ पे। कोशिश देखो सरकार का ये कहना है कि हम चाहते हैं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और आपका जो पब्लिक ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं बना रहे, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ आपका जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस सर्विसेज है, सॉरी पोस्टल सर्विस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जो पोस्टल सर्विसेज है, वो हेड करेंगे हमारे इंडियन पोस्ट को। तो कुछ अच्छी बातें भी हैं, प्लस एट द सेम टाइम आपके जैसे ना जो 1898 वाला एक्ट था, उसके अंदर कुछ वर्ड यूज किए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल हर मैजेस्टी हो गया। अब ये वर्ड्स हम थोड़ी यूज करते हैं, इन वर्ड्स को हटा दिया गया है, दोज आर गुड थिंग्स। पर कहीं ना कहीं ये जो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रिवेसी, ये कुछ क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं कि ये कैसे मेंटेन होगा, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया एंड एडीबी साइन 250 मिलियन डॉलर लोन। तो हुआ क्या है ना, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों ने यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 250 मिलियन डॉलर का जो पॉलिसी बेस्ड लोन था ना, वो यहाँ पे साइन किया है एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो मैं थोड़ा सा ना आपको नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में समझाता हूँ। दरअसल में ना ये इसका सेकंड वाला है, इसका पहले भी एक पार्ट आ चुका है, वहां पे भी 250 मिलियन डॉलर का यहाँ पे लोन दिया गया था, इन 2021 की बात है वो। इसके माध्यम से हो क्या रहा है, देखो आप नोटिस करो कि भारत के अलग अलग एरियाज के अंदर ना हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। इनके माध्यम से आपकी जो सिटीज है ना वो बहुत ही शानदार बनेगी, एंड साथ ही साथ वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो एक तरह से ना बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने का जो प्रोजेक्ट है ना, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, उसी तरह से बैंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया। तो इनके माध्यम से ये एरियाज डेवलप होंगे, यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह का काफी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर सिटीज वगैरह साइड में डेवलप करी जाएंगी, और वो सिटीज के अंदर बहुत अच्छी चीजें होंगी। जैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ, जैसे
प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। यानी कल को कोई इन्वेस्टर आ रहा है ना, तो बस वो अपना सिस्टम लेके आए और फटाफट अपना काम शुरू कर दे, सारी चीजें उसको मिलेंगी। प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलेगी, प्रॉपर पावर सप्लाई, प्रॉपर वाटर सप्लाई हो गया, ट्रीटमेंट प्लांट, गैस पाइपलाइंस हो गया, टेलीकॉम नेटवर्क आपको प्रॉपर मिल जाएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो इस तरह से अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जहां पर आपकी फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज को यहाँ पे बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है ना। और इसके ना देखो मैं आपको समझाता हूँ, होता क्या है ना, जब ये प्रॉपर ये वर्किंग कैसे है नेशनल इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो यहाँ पर आपको एक ट्रस्ट देखने को मिलता है, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट। इसके अंदर आपके जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, वो चेयरपर्सन है इसके। इसके अलावा और बहुत सारे आपको मिनिस्टर, रेलवेज के मिनिस्टर, कॉमर्स इंडस्ट्री के मिनिस्टर, ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उनके मदद से जो भी आपका जैसे लोन वगैरह है वो यहाँ पे दिया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर पाएं। ध्यान रखना जो लैंड है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, पर जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो यहाँ पर इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पे करी जाती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका कॉम्पोजिशन किया गया था 2007 के अंदर, और इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था दिसंबर 2016 के अंदर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जगन्नाथ टेम्पल ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट। देखो ओडिशा ने पिछले दिनों एक पर्टिकुलर यहाँ पे ग्रैंड इवेंट करवाया पुरी के अंदर, जिसके माध्यम से ये जो आपका जगन्नाथ टेम्पल कॉरिडोर है ना, इसको यहाँ पर ब्यूटीफाई किया गया, एंड बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज भी हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर शिरकत करते हुए देखने को मिले। एक्चुअली हो पता क्या रहा है, जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो पूरा एरिया, बिल्कुल सर, अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिलग्रिमेज को एक ना मॉडर्न डे पिलग्रिमेज बनाया जा रहा है। वो कैसे? देखो यहाँ पर लगभग मान लो बहुत सारे श्रद्धालु आ जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर लाइनों का व्यवस्था करना, प्रॉपर उनके बैगेज की जैसे स्क्रीनिंग हो गया वो अच्छे से कैसे हो, उनके लिए प्रॉपर वॉशरूम्स हो गया, उनके रखने के लिए सामान वगैरह रखने के लिए प्रॉपर क्लॉक रूम हो गया, कहाँ पे हाथ धोएंगे, कहाँ पे शेल्टर वगैरह की प्रोविजंस होंगी, कितनी पार्किंग वगैरह चाहिए, ठीक है ना, शटल सर्विसेज हो गया, इमरजेंसी सर्विसेज, फायर कहीं पे लग जाती है मान लो, इस तरह की यहाँ पे चीजें करी जा रही हैं। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे कोशिश भी है कि ये पूरा जो एरिया है इसको थोड़ा और भी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के माध्यम से थोड़ा और डेवलप करें। जो परिक्रमा वाला एरिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत क्या होगा, मेघनंद पचेरी बेसिकली एक स्टोन बाउंड्री इस टेम्पल के अराउंड यहाँ पे बनाई जा रही है। 7 मीटर वहाँ पे ग्रीन बफर जोन होगा, 10 मीटर का सिर्फ जहाँ पे पेडेस्ट्रियंस चल पाएंगे, परिक्रमा जोन इस तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि बेसिकली एक मॉडर्न डे पिलग्रिम यहाँ पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे सारी मॉडर्न फैसिलिटीज यहाँ पे होंगी। साथ ही साथ यहाँ पे ना जो आपके चारों गेट्स हैं उनको ऊपर वेदास का जो 4 वेद है आपके, ऋग्वेद आपका ईस्टर्न गेट पे उसकी रिसाइड की जाएगा, यजुर्वेद आपका सदर्न गेट के ऊपर, सामवेद आपका वेस्ट गेट के ऊपर, अथर्ववेद आपका नॉर्थ गेट के ऊपर चलेगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह से ना उड़ीसा, पूरे उड़ीसा के अंदर इस तरह से आपके जो टेम्पल्स हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है अंडर द प्रोजेक्ट अमा ओडिशा नबीन ओडिशा। तो ये पर्टिकुलर चीज भी आप देखिएगा। लोक अर्पण यज्ञ, एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है सेक्रेड फायर के पहले, तो ये भी परफॉर्म हुआ था इन तीनों दिनों के लिए, 15 से 17 जनवरी। थोड़ा सा मैं आपको जगन्नाथ टेम्पल का बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देखोगे सेक्रेड जो आपका महाधोबी है, महाधोबी बे ऑफ बंगाल पूरी स्टेट के अंदर, वहां पर आप जानते हो उड़ीसा स्टेट के अंदर जो पुरी है ना, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा जगन्नाथ टेम्पल। अब आप नोटिस करोगे जो हमारे देश के अंदर 4 धाम है, ठीक है, जगन्नाथपुरी द्वारका आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा, बद्रीनाथ हो गया और रामेश्वर। तो ये 4 धाम में से आपको एक देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो 3 डीटीज हैं, एक तो हो गए श्री जगन्नाथ जी, उनकी सिस्टर सुभद्रा और उनके एल्डर ब्रदर जो आपके बालभद्र है, ये तीनों यहाँ पे इनकी वर्शिप किया जाता है। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनके जो इमेजेस है ना, वो 12 साल बाद या 19 साल बाद उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं नब कालिब्रा। इसका पर्टिकुलर टेम्पल को बनाया गया था गंगा डायनेस्टी के जो किंग है अनंत वर्मन चौदगंगा देवा जी के द्वारा, ठीक है, 12th सेंचुरी के अंदर। ये जो टेम्पल बना है ये कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर बना है। साथ ही साथ आप और भी नोटिस कर पाओगे कि जो बहुत रथ यात्रा हो गया, बहुत यात्रा, इस तरह से अलग अलग चीजें इसके साथ यहाँ पे लिंक्ड है। तो ये आपको कुछ पॉइंटर्स पता होने चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको कलिंगा या ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में समझा देता हूँ, जैसे आप इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा जो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, इनको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे रेखा पीड़ा, पीड़ादियोल और खाकरा। दरअसल में ना ये नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर की ही एक सब टाइप है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो आपके जो आपका एक्सटीरियर होता है टेम्पल का,
वो बहुत आपका लेविशली कार्व्ड होता है और जो इंटीरियर होते हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं। तो इसकी वॉल्स अगर आप देखोगे ना तो बाहर से आपको ये जो वॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगी बहुत ही अच्छी कार्विंग होती है, पर अंदर उनके अंदर प्रॉपर प्लेन प्लेन ही होता है वो सारी चीजें। बाकी आप नोटिस करोगे जो मंडप्स होते हैं उनको यहाँ पे जगमोहन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप कुछ और पॉइंट नोटिस करो, यहाँ पे पिलर्स का यहाँ पे यूज नहीं होता। इसके अलावा जो टेम्पल होता है वो सेंटर में स्टैंड करता है इन इनर कोर्टयार्ड। एंड कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखोगे तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क बेसिकली वे भी वहीं पर है, पुरी का जगन्नाथ टेम्पल और लिंगराज टेम्पल। ये तीनों टेम्पल्स बहुत अपने आप में पास पास है, तो काफी सारे लोग जब विजिट करने जाते हैं ना तो सारे टेम्पल्स इकट्ठे विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर कह रहा है कि ये जो बनाया गया था किंग अनंत वर्मन के द्वारा बनाया गया था। आंसर इज यस, पर खारवेला डायनेस्टी नहीं, आपकी ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसको व्हाइट पगोडा के नाम से जाता है, बिल्कुल सही बात है, इसकी व्हाइट पेंटेड वॉल्स है, इस वजह से इसको व्हाइट पगोडा के नाम से जाना जाता है। तीसरा कहता है इसको विसारट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, नहीं, अभी जो डिस्कस किया कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ ये सारी डिस्कशन का मैंने दे रखा है आपको डिटेल, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर आज का जो आपका होमवर्क रहेगा ना, सॉरी आज का नहीं तो कल का है, लीड्स की जब हम बात कर रहे हैं, लीड्स रिपोर्ट रिलीज करी है नीति आयोग के द्वारा, नहीं, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा रिलीज की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। दूसरा कह रहा है लीबिया के बारे में, ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है, बिल्कुल ठीक बात है, ये सेकंड आपकी ट्रू हो जाएगी। तीसरा IOM 1951 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। आज का होमवर्क क्या रहेगा, ये रहेगा आज का होमवर्क। एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ कैग का एडिशनली, ठीक है, कैग न्यूज में था, आपने स्टैटिक के अंदर पढ़ा भी होगा, तो इसको भी हम कल डिस्कस कर लेंगे, बट बहुत इजी क्वेश्चन आपको ये दिया गया और बाकी भी इजी ही है। हाँ जी, और क्या होमवर्क है, एक सर नोमा डिजीज के बारे में होमवर्क है, तो कोशिश कीजिएगा इसको आंसर करने की, फिर अकॉर्डिंगली कल हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और कल हमने एक डिस्कस किया था मिडल टेक्नोलॉजी ट्रैप, ठीक है, कितना याद है देखते हैं, तो आंसर कीजिएगा इसको भी। कल मैंने एक और होमवर्क दिया था आपको कोल के रिगार्डिंग, देखो कोल के रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट आपसे पूछे थे, तो एक्चुअल में ना जो पहली बात कह रहा है चाइना इंडिया इंडोनेशिया, ये दुनिया के सबसे तीन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप तीनों कंट्रीज को मिला दोगे ना तो लगभग दुनिया की 70% जो कोल प्रोडक्शन होती है वो इन्हीं तीन कंट्रीज के अंदर होती है। दूसरा कह रहा है ये लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा कह रहा है अनअबेटेड कोल। अब सर अनअबेटेड कोल क्या होता है, देखो अनअबेटेड कोल उसको बोलते हैं कि मान लो आपने कोल को बर्न किया, पर आपने ना जो कोल बर्न की वजह से जो आपका कार्बन वगैरह हुआ, आपने उसको कैप्चर नहीं किया, आपने कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया कार्बन को कैप्चर करने के लिए, उसको बोलते हैं अनअबेटेड कोल। तो आपका जो यूएनएफ ट्रिपल सी है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वहां पर उसने बात करी है कि यार इसको तो रिड्यूस बिल्कुल करना ही करना है बहुत जल्दी, अदरवाइज जो हम सोच रहे हैं कि हम अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रोकेंगे वो चीज नहीं हो पाएगी। तो दरअसल में यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारी एक्सप्रेशन मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। तो दोस्तों, हाँ, ये दरअसल में जो बात करी गई थी ना, तो ये बात करी गई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। उनकी उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर ये बात करी थी कि यहाँ पर ना हमें कोल की जो प्रोडक्शन है या जो कोल के रिगार्डिंग जो इश्यूज है उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक लाइन में थोड़ा सा आपको मैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में भी बता देता हूँ। दरअसल में इसको फॉर्म किया गया था 1974 के अंदर अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर टोटल 31 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी और 13 एसोसिएशन कंट्रीज हैं। ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट अ मेंबर बट इंडिया एसोसिएशन कंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंडिया हो सकता है फ्यूचर में इसका मेंबर बन जाए, पर अभी के लिए इंडिया क्या है, एसोसिएशन कंट्री है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ये निकालता है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी रिपोर्ट, नेट जीरो रोड मैप, अ ग्लोबल पाथवे टू कीप 1.5 डिग्री गोल इन रीच। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।